हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री इन डिटेल, जहां हम केमिस्ट्री स्टडी करते हैं डिटेल में। ठीक है, तो क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, क्यों केमिस्ट्री को हमेशा फॉर्मूले के फॉर्म में स्टडी करना होता है, यही सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू करते हैं। अब चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, पहले हमको समझना चाहिए कि किसे हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन समझने के पहले हमें फिजिकल चेंज को समझना होगा। फिजिकल चेंज, ठीक है, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, और फिर आता है केमिकल चेंज, फिर आता है केमिकल चेंज। यहां ध्यान देंगे। फिजिकल चेंज, आइस, आइस क्या होता है? H2O। केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O। किस अवस्था में रहता है आइस? आइस रहता है सॉलिड अवस्था में। ठीक है, आइस से बना वाटर, केमिकल फॉर्मूला H2O। वाटर की अवस्था लिक्विड, वाटर की अवस्था लिक्विड। आइस, H2O सॉलिड रहता है तब कहा जाता है आइस। H2O सॉलिड अवस्था में कहा जाता है आइस। H2O लिक्विड अवस्था में कहा जाता है वाटर। H2O लिक्विड अवस्था में कहा जाता है वाटर। H2O गैसियस अवस्था में कहा जाता है वेपर। H2O गैसियस अवस्था में कहा जाता है वेपर। ठीक है, अभी यहां तक नहीं जाते, अभी फिलहाल यहीं तक ही रहिए। आइस H2O सॉलिड, वाटर H2O लिक्विड। तो ऐसा बदलाव जहां पे सिर्फ उसकी फिजिकल अवस्था बदल रही है, ऐसा चेंज, फिजिकल चेंज मतलब ऐसा चेंज जहां पर उसकी फिजिकल अवस्था बदल रही है, केमिकल फॉर्मूला सेम है, केमिकल फॉर्मूला सेम है, फिजिकल अवस्था बदल रही है और केमिकल फॉर्मूला सेम है, ऐसे चेंज को, ऐसे बदलाव को कहा जाता है फिजिकल चेंज। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड बनना। ठीक है, स्ट्रेट रॉड को, स्ट्रेट सीधी मेटल की रॉड, स्ट्रेट रॉड को बेंड कर देना, बेंड कर देना, सीधी रॉड को टेढ़ा कर देना, स्ट्रेट रॉड को बेंड कर देना। ठीक है, एक मेटल की रॉड लेंगे, ठीक है, एक मेटल की रॉड को अगर थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाए तो वो हो गया फिजिकल चेंज। इरेजर या रबर, अगर उसे खींचा जाए, इरेजर को या रबर को अगर थोड़ा सा खींचा जाए तो उसका डायमेंशन चेंज हुआ, उसका वॉल्यूम थोड़ा सा चेंज हुआ, डायमेंशन चेंज हुआ, पहले जिस मतलब जो उसका डायमेंशन होगा चेंज हो गया, स्ट्रेच हुआ। फिजिकल चेंज, क्यों फिजिकल चेंज? क्योंकि उसका केमिकल फॉर्मूला सेम है। किसी भी चीज का टूटना, ठीक है, कांच का टूटना फिजिकल चेंज हो गया, क्योंकि कांच बड़े साइज में था, अभी उसके छोटे छोटे पीसेस हो गए, कांच का टूटना फिजिकल चेंज। ऐसा बदलाव जिसमें केमिकल फॉर्मूला सेम रहता है, ऐसा बदलाव जहां पर केमिकल फॉर्मूला सेम रहता है, ऐसे बदलाव को कहा जाता है फिजिकल बदलाव या फिजिकल चेंज। तो किसे कहेंगे हम? केमिकल चेंज। किसे कहेंगे हम? केमिकल चेंज। ऐसा चेंज जहां पर केमिकल फॉर्मूला बदलेगा। मिल्क मतलब दूध, मिल्क से बना कर्ड, मिल्क से बना कर्ड। ठीक है, दूध से बना दही। मिल्क का फॉर्मूला बेसिकली लैक्टोज शुगर होती है मिल्क में, लैक्टोज शुगर। लैक्टोज का बना लैक्टिक एसिड, लैक्टोज का बना लैक्टिक एसिड। केमिकल फॉर्मूला बदला, केमिकल फॉर्मूला लैक्टोज, केमिकल फॉर्मूला लैक्टिक एसिड। दूध से बना दही, दूध से बना दही। ठीक है, ऐसा चेंज जहां पर केमिकल फॉर्मूला बदलता है, ऐसा बदलाव जहां केमिकल फॉर्मूला बदल रहा है, ऐसे बदलाव को हम कहेंगे केमिकल चेंज। ठीक है, और
एक और बेसिक डिफरेंस होता है फिजिकल चेंज में और केमिकल चेंज में। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल हो सकता है, फिजिकल चेंज मे बी रिवर्सिबल, मे बी रिवर्सिबल, फिजिकल चेंज में बी रिवर्सिबल, फिजिकल चेंज जो रहेगा वो में भी रिवर्सिबल रह सकता है। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज जनरली होता है इरिवर्सिबल, केमिकल चेंज जो रहेगा वो इरिवर्सिबल रहेगा। इरिवर्सिबल मतलब एक बार दूध से दही बन गया तो दही से वापस दूध नहीं बन सकता। एक बार दूध से दही बन गया, दही से दोबारा दूध नहीं बन सकता, ठीक है। हाँ, दही से अब आप और कुछ और बना सकते हैं। हमें पता है दूध के या मिल्क के ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो जितने भी दूध से प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्यों बनते हैं? ताकि उसमें केमिकल चेंज हो रहा है, उसमें केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है, इसीलिए ढेर सारे उसके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में भी रिवर्सिबल मतलब वो रॉड को हमने थोड़ा सा बेंड कर दिया तो दोबारा हम फोर्स अप्लाई करके उस रॉड को सीधा कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हो गया फिजिकल चेंज, क्या हो गया, थोड़ा सा रिवर्सिबल हो सकता है। रबर देख लीजिए, रबर को हम स्ट्रेच करते हैं फिर छोड़ देते हैं तो क्या होता है, दोबारा वो अपने शेप में आ जाता है। तो फिजिकल चेंज क्या हो गया, रिवर्सिबल। लेकिन केमिकल चेंज इज ऑलवेज इरिवर्सिबल, केमिकल चेंज इज ऑलवेज इरिवर्सिबल, ठीक है। जहां रिवर्सिबल रहता है वो आप पढ़ोगे 11th स्टैंडर्ड में। चलिए, यहां तक क्लियर है? आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लीजिए। ले लिया? चलिए, तो अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। किसे कहेंगे कि कब हम कहेंगे कि कोई केमिकल चेंज हुआ है, कोई केमिकल चेंज हुआ है, कब कहेंगे हम? जब वो चेंज हमें खुली आंखों से दिखेगा, जब वो चेंज हमें खुली आंखों से दिखेगा तब हम कहेंगे कि कोई केमिकल चेंज हुआ है। तो कितने टाइप के चेंजेस हमें खुली आंखों से दिखेंगे तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है? केमिकल चेंज मतलब केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज मतलब केमिकल रिएक्शन। तो ऐसा कौन सा चेंज हमें खुली आंखों से दिखेगा कि हम कह सकते हैं कि हां केमिकल रिएक्शन हुई होगी? 100% होगी नहीं, हुई होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हुई होगी। चेंज इन कलर, आपने केमिकल्स बहुत सारे YouTube वीडियोस पर भी आपने ऑलरेडी देखा होगा कि कैसे केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस का कलर चेंज होता है, ठीक है। तो चेंज इन कलर, अगर किसी सॉल्यूशन का कलर चेंज हो रहा है, किसी लिक्विड का कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब वहां केमिकल चेंज हुआ होगा, ठीक है। दो रिएक्टेंट लेंगे या दो लिक्विड लेंगे, दो लिक्विड को आपस में डाल दिया तो हो सकता है कि जो नया लिक्विड बना उसका कलर चेंज हो जाए। अगर कलर चेंज हुआ है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है। कब? अगर हमें कलर चेंज दिखता है तो, किसी भी चीज का रंग अगर बदलता है तो चेंज इन कलर माइट बी रिजल्टिंग इनटू केमिकल चेंज, ठीक है। कलर चेंज हुआ मतलब केमिकल रिएक्शन हुई होगी। चेंज इन स्टेट, ठीक है, चेंज इन स्टेट, जैसे इसका एग्जांपल बताता हूं। कार्बन होता है सॉलिड अवस्था में, कार्बन होता है सॉलिड अवस्था में, उसे जलाने के बाद, उसे बर्न करने के बाद, उसे जलाने के बाद क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो होता है गैस की अवस्था में, और कार्बन क्या होता है? सॉलिड अवस्था में। कार्बन को जलाएंगे तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन सॉलिड अवस्था, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस अवस्था। तो स्टेट, सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट। चेंज इन स्टेट, सॉलिड अवस्था से बना गैसियस अवस्था, सॉलिड अवस्था से गैस की अवस्था, मतलब चेंज इन स्टेट। स्टेट मतलब या तो सॉलिड या तो लिक्विड या तो गैस, कोई भी रिएक्शन में कोई भी स्टेट यहां की वहां ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। तीसरा, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में बदलाव, तापमान में बदलाव। दो लिक्विड लेंगे, समझ लो कोई भी लिक्विड रह सकते हैं वो, दो लिक्विड लेंगे आपस में मिक्स करेंगे तो
हो सकता है उनका टेम्परेचर उतना ही रहे, मतलब जो नया लिक्विड बनेगा उसका टेम्परेचर उतना ही रहे, या उसका टेम्परेचर बढ़े या फिर उसका टेम्परेचर कम हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या तो टेम्परेचर कांस्टेंट रह सकता है, या तो टेम्परेचर बढ़ सकता है, या तो टेम्परेचर कम हो सकता है। तो चेंज इन टेम्परेचर, अगर किसी चीज का तापमान बदलता है, दो लिक्विड को अगर हम साथ में मिक्स करते हैं या फिर किसी लिक्विड में कोई सॉलिड भी अगर इंसर्ट करते हैं, तो क्या होता है, कभी कभार उस चीज का, उस रिएक्शन मिक्सचर का तापमान बढ़ जाता है, या फिर कभी कभार तापमान कम भी हो सकता है। तो जहां पर तापमान बदला मतलब या तो तापमान बढ़ा या तो तापमान कम हुआ। तापमान बदला मतलब हम क्या कहेंगे, चेंज इन टेम्परेचर। अगर चेंज इन टेम्परेचर हुआ है तो हम कह सकते हैं केमिकल चेंज हुआ है। चेंज इन टेम्परेचर अगर हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि केमिकल चेंज हुआ होगा। ठीक है, किसी किसी रिएक्शन में ये तीनों के तीनों चेंज भी आपको दिख सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी किसी रिएक्शन में आपको ये तीनों में से एक भी चेंज नहीं दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये तीन ही चेंज है, फोर्थ और फिफ्थ चेंज भी अभी है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर किसी सॉल्यूशन में से, अगर समझ लीजिए कोई लिक्विड हमने लिया, उस लिक्विड में कुछ तो भी ऐड किया और कोई तो भी रिएक्शन करने के लिए, और वहां से अगर बुलबुले निकल रहे हैं किसी रिएक्शन मिक्सचर से, रिएक्शन मिक्सचर मतलब जब दो लिक्विड को मिक्स करते या सॉलिड या लिक्विड को मिक्स करते, कोई भी दो अलग अलग तत्वों को अगर हम मिक्स करते हैं और वहां से अगर बुलबुले निकलते हैं, बबल्स अगर निकलते हैं, तो उसे कंसीडर किया जाता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर वहां से गैस निकल रही है, ठीक है, अगर वहां से बुलबुले निकल रहे हैं तो हम कह सकते हैं गैस इवॉल्व हो रही। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब केमिकल चेंज हो सकता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब केमिकल चेंज हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी भी कहा जाता है। अब यहां प्रेजेंटेशन मत बोलना, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट बेसिकली क्या होता है, कोई भी रिएक्शन मिक्सचर में अगर एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है, एक ऐसा नया प्रोडक्ट बनता है जो पानी में मतलब या लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता, तो उसे कहा जाता है प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट ऊपर भी तैर सकता है, किसी लिक्विड के ऊपर भी तैर सकता है, या फिर वो प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन के नीचे भी जाकर बैठ सकता है। ठीक है, या तो प्रेसिपिटेट अगर बनता है तो या तो ऊपर तैरेगा या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम वो नीचे जाएगा, या तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऊपर या तो मोस्ट ऑफ द टाइम नीचे। ऐसा सॉल्यूशन में डिसॉल्व फॉर्म में रेयर केस में ही रहता है, अगर ऐसा रहा भी तो थोड़ी देर बाद वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर इन पांचों में से कोई भी चेंज अगर हमें दिखता है तो हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है, मतलब ही केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, चलिए फिर, तो अगर इतने में से कुछ भी, इन पांचों में से अगर कोई भी चेंज अगर हमें दिखता है तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। चलिए, तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन में क्या होता होगा, एक बेसिक केमिकल रिएक्शन में क्या होता होगा। केमिकल रिएक्शन में होते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है, और होते हैं प्रोडक्ट्स। केमिकल रिएक्शन में होते हैं रिएक्टेंट्स और होते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स मतलब क्या, रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन लिखता हूं। रिएक्टेंट्स किन्हें कहेंगे हम, रिएक्टेंट्स ऐसे केमिकल्स या फिर दोज सब्सटेंसेस, ठीक है, दोज सब्सटेंसेस ऐसा पदार्थ, ठीक है, या फिर यहां ब्रैकेट में केमिकल्स भी लिखता हूं। सब्सटेंसेस मतलब केमिकल्स, क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं तो केमिकल एलिमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने क्या लिखा, सब्सटेंसेस। दो सब्सटेंसेस which undergo change in themselves, जो खुद में बदलाव करते हैं, which undergo change in themselves and participate in a reaction, and participate in a chemical reaction, they are called reactants, ठीक है, they are called reactants। क्या कहा, रिएक्टेंट्स किन्हें कहेंगे, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे पदार्थ, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे केमिकल्स
जो खुद के अंदर बदलाव करते हैं, जो खुद के अंदर बदलाव करते हैं, विच अंडरगो चेंज इन देमसेल्व्स एंड पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, दे आर कंसिडर्ड एज रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स मतलब वो जिनके अंदर बदलाव होता है और जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, उन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट्स। जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, ठीक है, विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो रिएक्शन में भाग लेते हैं उन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट्स। जैसे अगर आपके स्कूल में कोई कंपटीशन होता है तो कंपटीशन में भाग लेने वालों को क्या कहा जाता है? पार्टिसिपेंट्स। जो कंपटीशन में भाग लेते हैं उन्हें कहा जाता है पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वालों को कहा जाएगा रिएक्टेंट्स। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वालों को कहा जाता है रिएक्टेंट्स, ठीक है। चलिए, तो किसे कहेंगे हम प्रोडक्ट्स, किन्हें कहेंगे हम प्रोडक्ट्स? यहां ध्यान दीजिए। द न्यू सब्सटेंसेस, द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, जो बने हैं, जो नई चीज बनी है, दो सब्सटेंसेस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, एज अ रिजल्ट, एक सेकेंड इसे सेपरेट कर लेता हूं थोड़ा सा। दो सब्सटेंसेस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। दो substances formed as a result of a chemical reaction are called products। किन्हें हम कहेंगे प्रोडक्ट्स? जो नई चीज बनी है, जो नई चीज बनी है रिएक्टेंट से, किसी भी केमिकल रिएक्शन से बनने वाली नई चीज को, किसी भी केमिकल रिएक्शन से बनने वाली नई चीज को क्या कहेंगे हम? प्रोडक्ट। तो कहां लिखे जाते हैं प्रोडक्ट और कहां लिखे जाते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है। रिएक्टेंट पहले लिखे जाते हैं, रिएक्टेंट्स पहले लिखे जाते होंगे, रिएक्टेंट जो भी होंगे वो पहले लिखे जाते हैं। रिएक्टेंट के बाद में एक राइट हेडेड एरो दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? राइट हेडेड एरो, राइट हेडेड एरो, राइट साइड को पॉइंट करने वाला बाण, राइट साइड को पॉइंट करने वाला एरो, राइट हेडेड एरो। रिएक्टेंट्स, फिर राइट हेडेड एरो, और फिर बाद में लिखे जाते हैं प्रोडक्ट्स राइट साइड में। या फिर इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे, एरो के पहले लिखे जाते हैं रिएक्टेंट्स, एरो के बाद में लिखे जाते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। एरो के पहले रिएक्टेंट्स, एरो के बाद प्रोडक्ट्स। और एरो भी कौन सा? राइट हेडेड एरो, जो राइट साइड को पॉइंट कर रहा हो, ठीक है। अब देखिए, रिएक्टेंट्स किसे कहेंगे? जो रिएक्शन में भाग लेते हैं उन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट्स। जो नई चीज रिएक्शन से बनी है उन्हें कहा जाता है प्रोडक्ट्स। क्लियर है यहां तक? क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर? Why do we write chemical reactions in the form of equations? क्यों हम केमिकल रिएक्शंस को इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं? इक्वेशन के फॉर्म में मतलब फॉर्मूले के फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में मतलब फॉर्मूले के फॉर्म में क्यों लिखते हैं? एक रिएक्शन लिखता हूं फिर आपको क्लियर हो जाएगा। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। कितना टाइम लगा? कहीं ना कहीं ये वीडियो देखते हुए आपको भी लगा होगा कि कितना टाइम लगा है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। वही मैं इसे सिंबल की अवस्था में लिखता हूं, वही मैं इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखता हूं, देखिएगा कम टाइम लगेगा। मैग्नीशियम मतलब Mg, ऑक्सीजन मतलब O2, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस करनी है इसलिए यहां पर हम लिख लेंगे हाफ Mg प्लस हाफ O2, क्योंकि ये 2 और ये 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये 2 और ये 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बचा क्या? O, बचा क्या? O, MgO। कितना टाइम लगा लिखने के लिए?
जहां मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखने के लिए जो टाइम लग रहा था, Mg प्लस हाफ O2 गिव्स MgO, पहली चीज। उसके बाद में एक और चीज यहां थोड़ी स्पेसिफाई करनी होगी, ऑक्सीजन लेकिन कितनी क्वांटिटी में लग रहा है, जितना मैग्नीशियम लग रहा है O2 उसके आधे फॉर्म में लग रहे हैं, ठीक है। वैसे देखा जाए तो जितना Mg उतना ऑक्सीजन, जितने Mg के एटम उतने ऑक्सीजन के एटम। लेकिन ये इक्वेशंस, ये जो वर्ड्स के फॉर्म में रिएक्शन लिखी हुई है, शब्दों के फॉर्म में जो रिएक्शन लिखी हुई है वहां पर स्पेसिफाई नहीं हो रहा है। आगे वाली रिएक्शन जब बताऊंगा तो और क्लियर होगा। यहां ध्यान दीजिए, जिंक, सेकेंड रिएक्शन, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनेगा, बनता है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। दोबारा देखिए, बहुत टाइम लगा। वही इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, Zn प्लस H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन बनने के बाद होगा ZnSO4 प्लस H2। कितना टाइम लगा, जिंक Zn, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4, हाइड्रोजन H2, ठीक है। जल्दी टाइम, जल्दी हो रहा है, ठीक है। और यहां हमें चीजों के फॉर्मूले भी बहुत अच्छे से पता चल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन को हम फॉर्मूले की अवस्था में लिखते हैं, फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इससे समय भी बचता है और केमिस्ट्री स्टडी करने में आसानी होती है। वरना जनरली स्टूडेंट्स का परसेप्शन ये रहता है इतने सारे फॉर्मूले हैं, इतने सारे फॉर्मूले हैं, बाद में वो फॉर्मूले ज्यादा इजी लगते हैं, वर्ड्स ज्यादा हार्ड लगने लग जाते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप केमिस्ट्री अगर स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिंबल्स में लिखना बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये हो गया उसका रीजन। अगर आप चाहें व्हाई डू वी राइट केमिकल रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, तो टू स्टडी केमिस्ट्री इन अ बेटर वे, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलिए अब बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन या फिर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, कैसे एक केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है, कैसे एक केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है और कैसे उसे बैलेंस किया जाता है, दोनों को साथ में लिखेंगे। भले मैंने हेडिंग सिर्फ बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन की लिखी है, लेकिन यहां पर एक और पॉइंट ऐड कर देंगे, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन बताता हूं। एक रिएक्शन देखते हैं, फिर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। आयरन प्लस वाटर, आयरन प्लस वाटर क्या बनता है, ठीक है। ये एरो इतना लंबा नहीं देना होता, मैं समझने के लिए बस दे रहा हूं। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। देखिए दोबारा कितना टाइम लग रहा है, बहुत टाइम जा रहा है। जितने स्पीडली मैं बोल पा रहा हूं उतने स्पीडली मैं लिख नहीं पा रहा हूं। स्टेप वन, स्टेप वन, पहली स्टेप, आयरन की जगह उसका सिंबल लिखेंगे Fe, वाटर की जगह उसका सिंबल लिखेंगे H2O, बस स्टेप वन खत्म। कोई भी रिएक्शन लिखने के लिए पहले रिएक्टेंट्स लिख लो, पहले रिएक्टेंट्स लिख लो, पहली स्टेप में बस रिएक्टेंट्स लिखो, प्रोडक्ट मत लिखो। ये पहली स्टेप हो गई। अब देखिए स्टेप टू, स्टेप टू, ठीक है। स्टेप टू, पहले स्टेप वन जो है उसको जैसा का वैसा लिख लेंगे, Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O। क्या बन रहा था, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो हमें यहां ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, जो शब्दों के फॉर्म में रिएक्शन लिखी हुई है वहां देखने की कोई जरूरत नहीं है।
सीधा सिंबल देखिए, Fe+H2, हमें पता है क्या बन सकता है, क्या बनना चाहिए, क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, Fe3O4, Fe3O4। वैसे आयरन ऑक्साइड के और 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है, लेकिन वो कब बनते हैं वो बाद में अपकमिंग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फाइनल फॉर्मूला ये है, इसके आगे आपको कोई आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं मिलता। एक पहला फॉर्मूला मिलता है, फिर दूसरा फॉर्मूला मिलता है, फिर तीसरा फॉर्मूला यही है, Fe3O4, Fe3O4। ये पहला मतलब प्रोडक्ट बन गया। दूसरा H2, ठीक है, हाइड्रोजन मतलब H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम की अवस्था में नहीं रहता, हाइड्रोजन H की अवस्था में नहीं रहता, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की अवस्था में रहता है, हाइड्रोजन H2 की अवस्था में रहता है, हाइड्रोजन एटम की अवस्था में नहीं रहता, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की अवस्था में रहता है, हाइड्रोजन H नहीं होता, हाइड्रोजन H2 होता है, ठीक है। स्टेप 2 दोबारा देखिए, स्टेप 1 में क्या किया, सिर्फ रिएक्टेंट्स का सिंबल लिखा, एरो दे दिया, छोड़ दिया। स्टेप 2 में क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स जैसे के वैसे लिखे, फिर प्रोडक्ट्स लिखेंगे। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टेप 3। इसे बहुत ध्यान से देखेंगे। स्टेप 3, स्टेप 2 जो लिखी है उसे दोबारा लिखता हूं, Fe+H2O, Fe3O4 प्लस H2। जो नई चीज हम लिख रहे हैं उस स्टेप में मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूं, Fe+H2O, Fe3O4। अब देखिए बैलेंस कैसे करना, बैलेंस करना हम ये तीसरी स्टेप में लिख रहे हैं। एरो के बाद में कितने प्रोडक्ट बने हैं, 2। पहला प्रोडक्ट देखो, एरो के बाद का पहला प्रोडक्ट देखो क्या बन रहा है, Fe3O4। कितने Fe के एटम्स हैं, 3। Fe3, Fe के एटम्स कितने, 3। एरो के बाद Fe के एटम्स 3। एरो के पहले देखिए Fe के एटम कितने हैं, एक ही दिख रहा है, एक ही Fe दिख रहा है, वहां कितने हैं, 3। वहां अगर 3 तो यहां भी होने चाहिए 3, यहां अगर Fe 3 तो यहां भी होने चाहिए Fe 3। अब देखिए इस प्रोडक्ट में पहला एटम 3 तो इधर भी है 3। अगला एटम कितने हैं, ऑक्सीजन। अगला एटम कौन सा है, ऑक्सीजन। कितने हैं, 4। अगला एटम ऑक्सीजन, कितने हैं, 4। एरो के बाद में 4। एरो के पहले कितने दिख रहे हैं, H2O में एक ही दिख रहा है, तो यहां 4 नहीं लिखना, यहां 4 नहीं लिखना, हम लिखेंगे यहां 4, ठीक है। अब प्लस के बाद में कौन दिख रहा है, H2। कितने H2 दिख रहा है, कितने H2, एक ही H2। कितने H2, एक ही H2। एरो के बाद एक ही H2, एरो के पहले कितने हैं, 4। तो यहां अगर 4 H2 है तो यहां कितने लिखने पड़ेंगे, 4, ठीक है। क्या किया हमने, पहले दोबारा देखिए, पहले सिर्फ रिएक्टेंट्स का सिंबल एरो छोड़ दें। दूसरी स्टेप में जो प्रोडक्ट बने वो लिखेंगे। तीसरी स्टेप में पहले प्रोडक्ट के एटम्स गिनेंगे। Fe के कितने थे, 3। एरो के बाद में 3, एरो के पहले था 1, हमने कितना लिखा, 3। एरो के बाद 3 तो एरो के पहले भी कितने होने चाहिए, 3। फिर ऑक्सीजन कितने होने चाहिए, 4। यहां कितने थे, एक ही था, यहां एक ही था, H2O में एक ही था, तो हमने कितने H2O लिए, 4 H2। तो एरो के बाद में भी कितने H2 थे, 4 थे, सॉरी एक ही था। अगर इधर 1 और इधर 4 तो इधर दोबारा हमने क्या लिखा, 4। अब आती है स्टेप 4। स्टेप 4 को आप पहली स्टेप में भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में करेंगे तो ज्यादा बेहतर। कैसे वो भी बताता हूं। स्टेप 4 दोबारा देखो, एक सेकेंड, थ्राइस Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है।
कितना था यहाँ पर, थ्राइस Fe, ठीक है, थ्राइस Fe। अब यहां ध्यान दीजिए, इनकी अवस्था लिखनी होती है। आयरन होता है सॉलिड अवस्था में, आयरन होता है सॉलिड अवस्था में, तो राइट साइड में नीचे एटम के राइट, रिएक्टेंट के राइट साइड में नीचे लिखी जाती है उसकी अवस्था सॉलिड। H2O यहां जो यूज किया जाता है वो होता है गैसियस अवस्था में, ठीक है, H2O गैसियस अवस्था, H2O गैसियस अवस्था मतलब वेपर के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में मतलब भाप की अवस्था में। पानी यहां लिक्विड की अवस्था में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, पानी यहां भाप की अवस्था में इस्तेमाल किया जा रहा है। H2O गैस, Fe3O4 ये दोबारा सॉलिड ही रहता है, और H2 जो है वो हमेशा रूम टेम्परेचर पे गैस की अवस्था में रहेगा, ठीक है। तो स्टेप 1 सिर्फ रिएक्टेंट लिखेंगे, स्टेप 2 प्रोडक्ट लिखेंगे, स्टेप 3 रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, स्टेप 4 चौथी स्टेप में हर रिएक्टेंट और हर प्रोडक्ट की अवस्था लिखेंगे। रिएक्टेंट सॉलिड अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में या गैस अवस्था में है, दूसरा रिएक्टेंट सॉलिड, लिक्विड या गैस जिस भी अवस्था में होगा, प्रोडक्ट कौन सी अवस्था में बनेगा, अगर एक और प्रोडक्ट बन रहा है तो सॉलिड, लिक्विड या गैस की अवस्था में होगा। कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर वे टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, दिस इज द प्रॉपर वे टू राइट केमिकल रिएक्शन। ऐसे ही आपको सभी केमिस्ट्री की रिएक्शंस लिखनी होती है। ये चैप्टर और अगले 2 चैप्टर एकदम सिमिलर ही हैं, ठीक है। जिनको फॉर्मूले आ गए उनको केमिस्ट्री आ जाएगी, तो फॉर्मूले आपको पहले बनाते आने चाहिए, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो, ठीक है, स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो क्या होता है वो देखिए। एक रिएक्शन देखते हैं, A+B बन रहा है C+D, A+B रिएक्टेंट्स, C एंड D प्रोडक्ट्स। तो A के लिए कितने B लगेंगे, A के लिए कितने B लगेंगे, उसी को कहा जाता है स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो। अगर A लिए 100 और B भी लिए 100, ठीक है, तो स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो क्या हो गया, 1:1। स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो जो यहां पर लिखा हुआ स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो कितना हो गया, 1:1। अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन में X + Y गिव्स Z + W, कुछ भी ले लीजिए। X अगर लग रहे हैं 100 और Y लग रहे हैं 200, X 100 लग रहे हैं, Y लग रहे हैं 200, तो स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो आ गया 1:2, ठीक है। तो स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो आ गया 1:2। तो उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो होता क्या है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए पहले। चलिए एक रिएक्शन देखिए जिसमें पहला रिएक्टेंट जो है उससे हम कॉमन रखते हैं, NaOH प्लस HCl। ये रिएक्शन आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी होगी, नहीं भी याद आती है तो देख लेंगे, ठीक है। क्या बनता है, NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। NaCl सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl। एरो के बाद में देखें कितने Na, एक ही Na। एरो के पहले कितना है, एक ही। कितने Cl, एक। एरो के पहले कितने हैं, एक ही Cl। बाकी बचा हुआ जो H और OH है उसे हमने H2O के फॉर्म में लिखा है। H2O को हम HOH भी लिख सकते हैं, कोई एग्जाम में गलत नहीं देगा। H2O को अगर HOH के फॉर्म में लिखा तो, H2O को HOH के फॉर्म में लिखा तो कोई गलत नहीं देता। ये अगर लिए 100 तो ये भी कितने लग रहे हैं, 100। ऑलरेडी रिएक्शन बैलेंस्ड है,
इस रिएक्शन को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं, ये अगर 100 लेंगे तो ये भी लिए 100, तो स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो क्या आया 1:1। स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो आया 1:1। दूसरी रिएक्शन देखते हैं, उसमें भी रिएक्टेंट सेम, पहला रिएक्टेंट सेम NaOH प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए क्या बनता है NaSO4, लेकिन NaSO4 नहीं बनता, ये फॉर्मूला होता है Na2SO4। Na2SO4 एरो के बाद में कितने Na, 2 Na, एक और प्रोडक्ट बनता है H2HOH, ये HOH सभी में कॉमन बनेगा, यहां पर भी और यहां पर भी। Na2SO4 एरो के बाद में कितने Na, 2 Na। एरो के पहले कितने दिख रहे हैं 1, मतलब यहां क्या लगाएंगे 2, ठीक है। SO4 कितने, एरो के बाद Na तो हो गए बैलेंस, SO4 कितने 1, एरो के पहले SO4 कितना 1, बैलेंस है। HOH कितने, यहां OH कितने दिख रहे हैं 2, ये देखिए ध्यान से, ट्वाइस NaOH, OH कितने हैं 2, 2 OH 2 H, 2 OH 2 H, मतलब ये हो जाएगा ट्वाइस H2O। यहां एक ही H2O बना था ऊपर वाले रिएक्शन में, नीचे वाली रिएक्शन में 2 H2O बने हैं। सामने रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद में क्या पता चल रहा है, अगर H2SO4 100 H2SO4 लिए, H2SO4 की संख्या कितनी 100, तो NaOH कितने लगेंगे 200, क्योंकि NaOH के पहले 2 लिखा है, इसके पहले कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 लिखा है। H2SO4 के पहले कुछ लिखा है क्या, नहीं, मतलब 1 मतलब 100, तो अगर ये 100 लगेंगे तो ये कितने लगेंगे 200, तो यहां स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो कितना आया 2:1। स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो आया 2:1। एक और रिएक्शन देखते हैं, इसमें भी हम रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट, पहला रिएक्टेंट कॉमन रखेंगे NaOH प्लस H3PO4 NaOH प्लस H3PO4 क्या बनेगा NaPO4, लेकिन NaPO4 नहीं बनता, Na3PO4 बनता है, सोडियम फॉस्फेट। Na3PO4, इनके नाम मैं बाद में डिस्कस करूंगा। Na3PO4 एरो के बाद में, और एक और वाटर भी बनता है यहां पर, HOH पहले ही लिख लेता हूं, Na3PO4, ठीक है। एरो के बाद कितने Na, 3, एरो के पहले कितने दिख रहे हैं 1, एरो के बाद अगर 3, तो एरो के पहले कितने होने चाहिए 3। Na3PO4 3 Na एरो के बाद, 3 Na एरो के बाद, PO4 कितना, एक ही PO4, तो यहां पर कितना है, एक ही PO4। अब देखिए HOH, वाटर को बैलेंस करना है, एरो के बाद कितने OH, एरो के बाद पहले देखिए H कितने H, 1, यहां कितने हैं 3H, यहां कितने हैं 3H, OH कितने हैं यहां पर, यहां एक ही है, यहां कितने हैं 3H 3OH, 3H 3OH, मतलब 3HOH, ठीक है, 3HOH। यहां पर 1 वाटर, यहां पर 2 वाटर, यहां पर 3 वाटर मॉलिक्यूल बन रहे थे। अगर H3PO4 100 लिए तो NaOH लगेंगे 300, H3PO4 100 लेंगे तो हमें NaOH की संख्या 3 गुना लेनी होगी, ये अगर 100 तो ये 300, तो स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो कितना आया 3:1, ठीक है। तो बेसिकली स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो क्या होता है, एक रिएक्टेंट, अगर 2 रिएक्टेंट है, समझ लीजिए रिएक्टेंट्स कितने भी रहे, हम सिर्फ 2 रिएक्टेंट का फिलहाल कंसीडर करते हैं, अगर 2 रिएक्टेंट है तो पहले रिएक्टेंट के लिए दूसरा वाला कितना लगेगा, या फिर दूसरे वाले रिएक्टेंट के लिए पहले वाला रिएक्टेंट कितना लगेगा, ठीक है। उस रेशियो को ही कहा जाता है स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो। जैसे पहले में 2 रिएक्टेंट, स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो 1:1, दूसरे में 2 रिएक्टेंट,
स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो 2:1। तीसरे में 2 रिएक्टेंट, स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो 3:1, 3:1, 3 और 1। ये हो गया स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो। आगे आने वाले लेक्चर्स में केमिकल रिएक्शंस और कैसे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं बताऊंगा। कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस आपको बिल्कुल आनी ही चाहिए, ये भी मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।